बेसिक मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये पार्ट हमारा 7th नंबर का है इस क्लास का। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सम व विषम संख्याओं को अलग अलग की लिखिए। ठीक है, तो पहले समझिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा जाता है। दो का भाग क्या जाएगा उसमें, पूरा पूरा, उसके बोलते हैं सम संख्या। जैसे आपका 4 है, देखिए 4 में दो का भाग देता है। जैसे 16 हो गया है, 16 है, दो का भाग पूरा पूरा देता है। अब कैसे पता करोगे दो का भाग कब जाएगा कब नहीं जाएगा? तो जब संख्या का इकाई का अंक, इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, ये अंक होने पर उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो ये क्या है, इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो इसमें भी दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे ये है 1008, तो देखिए यहां पर क्या है 8, तो इसमें भी क्या जाएगा, दो का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये क्या है, सम संख्या है। इसके अलावा देख लीजिए आपका 1002 है, ये भी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि इसमें क्या जा रहा है, दो का भाग पूरा पूरा। ठीक है, और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, दो का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 5 हो गया है, तो देखिए 5 में नहीं जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका 17 नहीं जा रहा है। इसके अलावा देखिए आपका ये हो गया है 1771, इसमें नहीं जा रहा है। तो जिसमें दो का भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या, और जिसमें जाएगा वो सम संख्या। तो कर लें, तो मैं यहां पर ही कर देते हैं। तो देखिए आपका पहला है 357, तो देखिए ये क्या है, आपकी विषम संख्या, तो ये तो आपकी विषम संख्या है। दूसरा है ये 436, तो 6 आ गया लास्ट में, इकाई का अंक देखिए 6 आ रहा है, तो ये क्या है, सम संख्या है। स्वतंत्र क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 0, 1, 2, 4, 6, 8 ये अंक नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गई है, विषम संख्या। 1900 है, तो देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है, और देखिए यहां पर मिल रहा है, तो ये क्या है, सम संख्या है, तो ये सम संख्या है। चलो 5001 है, इकाई का अंक क्या है, 1 है, और इकाई का अंक यहां पर 1 नहीं है, मतलब ये क्या है, विषम संख्या है, तो ये आपकी विषम संख्या हो गई है। और पहली क्या है, ये भी आपकी विषम संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा सम और विषम संख्या के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, निम्नलिखित का लस्य ज्ञात कीजिए। लस्य का मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, पहला लेते हैं हम 10 का और 15 का, हमें एलसीएम निकालना है, लस्य निकालना है। तो लस्य निकालने के लिए हम जो भाग देंगे वो अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। और आपको पता होना चाहिए जो अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या वो क्या होती हैं, जिनमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है केवल, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा, इसके अलावा एक का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो दो हो गई है। 3 देख लीजिए, 3 में भी 3 का भाग जाता है और एक का ही भाग जाता है। इसके अलावा 5 देख लीजिए, 7 देख लीजिए। तो जिस संख्या में केवल खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और हम एलसीएम जो निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो भाग किनका देंगे, अभाज्य संख्याओं का। सबसे छोटी 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है, बिल्कुल 10 में जा रहा है कितनी बार, 5 बार। जिसमें नहीं जाता है उसको ऐसा कैसा लिख दो, तो 15 को ऐसा कैसा लिख दिया है। अब किसका भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, क्या जा रहा है, लिखिए तो 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसा कैसे लिख दो, और 15 में गया है 5 बार। अब देखिए 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, तो 5 का दीजिए 1 1। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तब रुक जाना है और इस तरफ वाली संख्या को गुणा कर लो, तो 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया है, 30 आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से ही करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। दूसरा है 14 और 28 का निकालना है। तो सबसे छोटी किस अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है ना, जा रहा है कितनी बार, 14 में गया है 7 बार और 28 में गया है 14 बार। अब देखिए फिर से 2 का जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा, तो 7 को ऐसा कैसा, और 14 में जा रहा है 7 बार।
अब देखिए इनमें 7 का ही भाग जा रहा है, इसके अलावा नहीं जा रहा है, तो दीजिए 1 बार और 1 बार। लास्ट में जब 1 1 आ जाए तब रुक जाना और इस तरफ वाली संख्या गुणा कर लो। 7 को 2 से गुणा करो 14 और 14 दूनी 28 से, तो इसका एलसीएम कितना हो गया है? 28 आ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, तीसरा नंबर का देखिए, तीसरा नंबर का है 12, 18 और 27, इनका हमें निकालना है। तो सबसे छोटी किस अभाज्य संख्या के जा रहा है? 2 का। 12 में तो गया है 6 बार, 18 में गया है 9 बार, 27 में नहीं जा रहा, तो 27 ऐसा कैसा? फिर से देखिए 2 का जा रहा है, 6 में तो गया 3 बार, 9 का में नहीं जा रहा, तो ऐसा कैसा? और 27 को भी ऐसा कैसा लिख दो, नहीं जा रहा है तो। अब देखिए 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, तो दीजिए 3 में 1 बार, 9 में गया है 3 बार और 27 में गया है 9 बार। अब फिर से 3 का जा रहा है, 1 का 1 ऐसा कैसा? 3 में गया है 1 बार और 9 में गया है 3 बार। अब फिर से 3 का जा रहा है, देखिए एक ऐसा कैसा और लास्ट में 1 ऐसा कैसा, और इसमें गया है 1 बार। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। अब इस तरफ वाली संख्या को गुणा कर लो, 3 तिया 9 और 9 30 27 और 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, तो इसका जो एलसीएम आया है वो आया है 108 आया है। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। 1 मिनट रुके, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए अब करते हैं चौथा नंबर का। चलो चौथा यहां पर कर लेते हैं। चौथा हमारे पास है 48, 56 है और इसके अलावा 72 है। चलो सबसे छोटी किस अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है? 2 का। दीजिए 2 का। 48 में गया है कितनी बार? 24 बार। और 56 में गया है कितनी बार? 28 बार। और 72 में गया है 36 बार। फिर से 2 का जा रहा है, तो दीजिए 2 का। कितनी बार गया है? 24 में 12 बार, 28 में गया है 14 बार और 36 में गया है 18 बार। फिर से 2 का जा रहा है, 12 में गया है 6 बार और 14 में गया है 7 बार और 18 में गया है 9 बार। फिर से 2 का जा रहा है, 6 में गया है 3 बार, 7 में नहीं जा रहा तो ऐसा कैसा, और 9 में नहीं जा रहा तो ऐसा कैसा। अब देखिए 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 में गया है 1 बार, 7 में नहीं जाता तो 7 को ऐसा कैसा, और 9 में गया है 3 बार। अब देखिए 3 का फिर से जा रहा है, 1 का ऐसा ऐसा और 7 में नहीं जा रहा तो ऐसा कैसा, 3 में गया है 1 बार। अब 7 का भाग जा रहा है कितनी बार? ये 1 ऐसा सा गया और ये 1 भी ऐसा और ये 1, ठीक है, क्योंकि 7 में गया है 1 बार। लास्ट में जब 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है, 1 1। अब इन संख्या क्या कर लेंगे? गुणा। तो 7 ती 21 और 21 ती 63, तो 63 तो ये हो गया है। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 63 को 16 से गुणा करो तो ये हो गया है 16 ती 48, 4 और ये हो गया 56 और 4 100, 1008 आ गया है इसका एलसीएम। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, यह है क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना? एलसीएम निकालना। इस प्रकार से हमें निकालना है क्या? एलसीएम। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान के में क्या करना है? पूर्ति करना है। चलो ये बोल रहा है हमारे पास एक पूर्ववर्ती आता है, एक आता है क्या? उत्तरवर्ती। तो ऐसे समझिए एक बात, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, एक आता है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती यानी क्या होता है? पहले। जैसे मैं बोलूं 6 है, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? तो इसके 6 के पहले कौन सी संख्या आती है? 5, तो 6 का पूर्ववर्ती आ जाएगा 5। जैसे मैं बोलूं 99 का उत्तरवर्ती बताओ, तो उत्तरवर्ती मतलब बाद में आने वाली संख्या होती है, तो 99 की उत्तरवर्ती हो जाएगी 100। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। अब कर लेंगे इनको। चलो 55 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, तो 55 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी क्या? 54। यानी 55 से पहले कौन सी संख्या आती है? 54 आती है। चलो 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 100 के पहले कौन सी संख्या आती है? 99 आती है, तो 99 हो गई है। 305 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 305 से पहले कौन सी संख्या आती है? 304, तो ये लिख दो 304। फिर बोल रहा है परवर्ती। परवर्ती किसको बोलते हैं? उत्तरवर्ती को। ठीक है, तो परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 305 के बाद में कौन सी आती है? 306, तो ये आ गई है 306। आगे देखिए
प्राकृत संख्याओं में खाली स्थान को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। पहले समझिए प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए जो प्राकृत संख्या होती है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है वो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और ये फिर अनंत तक चलेंगी। और आपकी जो पूर्ण संख्या जिसको बोला जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 फिर ये अनंत तक चलेंगी। ठीक है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में किसका अंतर है, केवल 0 का है। तो क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्याओं में खाली स्थान को शामिल करने से पूर्ण संख्या होगी। तो प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर दूं ताकि वो पूर्ण संख्या बन जाए, तो देखिए प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, अगर 0 को शामिल कर दे तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो यहां पर क्या आ जाएगी, 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। आगे देखिए, एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, एक के पहले क्या आता है, 0 आता है ना, तो एक की पूर्ववर्ती संख्या होगी 0, ये लीजिए 0 आ गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये बोल रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले पहले जो संख्या आती है वो लिखना है, पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है। चलो 1203 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 1203 से पहले कौन सी संख्या आती है, 1202 आती है, तो 1202 हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या। 2406 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो वो आती है 2405, तो ये हो गई 2405 इसकी पूर्ववर्ती संख्या। चलो 3555 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो आती है 3554 आती है, तो ये हो गई है 3555 की पूर्ववर्ती संख्या 3554। 4444 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो वो आती है 4443, तो ये हो गए 4444 की पूर्ववर्ती संख्या, वो हो गई 4443। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। ये कंसेप्ट है, धीरे धीरे कंसेप्ट उठेंगे तो आपका मैथ का डर दूर होगा। आगे देखिए, आगे है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्या लिखे। उत्तरवर्ती बोल दे चाहे परवर्ती संख्या बोल दे, मतलब बाद आने वाली संख्या क्या लगती है, पर उत्तरवर्ती या परवर्ती। चलो 2304 से बाद में कौन सी संख्या आती है, वो आती है 2305, तो यह हो गई है 2304 की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या को बोलते हैं परवर्ती संख्या। 3611 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, तो इसके बाद में कौन सी संख्या आती है, तो आती है 3612, तो ये हो गई 3611 की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या को बोलते हैं परवर्ती संख्या। चलो 4000 की हमें बतानी है उत्तरवर्ती संख्या, तो 4000 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 4001 आएगी। ठीक है, 5060 के बाद में कौन सी संख्या आती है, तो आती है 5061, तो ये 5060 की उत्तरवर्ती संख्या आ गई है 5061 आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती दोनों संख्या लिखिए। तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले जो संख्या आती है वो होती है पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती 189 से पहले कौन सी संख्या आती है, 188, तो ये हो गई पूर्ववर्ती संख्या इसकी। हमें बतानी है एक उत्तरवर्ती इसकी, तो उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या, तो 189 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 190, तो ये हो गई इसकी उत्तरवर्ती संख्या। ऐसे ही 199 की क्या बतानी है हमें, पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या जाएगी 158, और उत्तरवर्ती संख्या बताई तो क्या आ जाएगी इसके बाद में, 199 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 200, तो ये होगी है 200 इसकी उत्तरवर्ती संख्या। ऐसे ही 209 की हमें क्या बतानी है, पूर्ववर्ती संख्या, तो 209 से पहले कौन सी संख्या आती है, 208, और उत्तरवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 209 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 210 आती है, तो ये लीजिए 210। ठीक है, चलो 300 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी, तो 300 से पहले कौन सी संख्या आती है, 299, ये लीजिए 299, और इस 300 की उत्तरवर्ती संख्या बतानी है, तो 300 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 301 आती है, तो ये लीजिए 301। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखिए जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, जो पूर्ण संख्या होती है ये कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 फिर ये अनंत तक चलती रहती हैं। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हो गई है वो क्या हो गई है, 0, तो सबसे छोटी हो गई है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य के आगे सही व असत्य के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। बिल्कुल सही बात है, यह बात बिल्कुल सत्य है। कैसे, देखिए जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या वो कहां से स्टार्ट होती है, एक से, तो एक, दो, तीन, और ये फिर अनंत तक चलेंगी। और जो पूर्ण संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, तो जीरो, एक, दो, तीन, और ये चलेंगी आगे। तो क्या बोल रहा है, समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है ना, तो देखिए यहां पर एक, दो, तीन मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है ना, एक, दो, तीन, तो ये बात क्या है, सत्य है। अगर ये ऐसे बोलता समस्त पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तब गलत होता, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है, ध्यान में रखना है। दूसरा है, संख्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या हुई है, जीरो होगी, ये बात गलत हो गई है। ठीक है, अगर ऐसे बोलता संख्या एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तब यह बात क्या होती, सत्य होती, क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। तीसरा देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई सा भी पूर्ण संख्या ले लो, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक, कोई सा भी दो संख्या ले लो, जैसे मैं लेता हूं दो और प्लस तीन कर लूं, तो क्या गया, पांच। और देखिए पांच क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, और लास्ट अनंत तक चलती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, तो ये बात क्या है, सत्य है। अगला देखिए, अगला है 245 प्लस 450 बराबर 450 प्लस 245, तो इनका योग कर लो इस तरफ, तो 5 और ये 9 और ये हो गया है 6, और इस तरफ भी योग करेंगे तो ये आ गया 695। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, 1124 में प्लस जीरो ऐड करेंगे तो क्या जीरो आएगा, क्या नहीं, ये बात गलत है, क्या आना चाहिए, 1124 आना चाहिए था। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, घटाने की संक्रिया योग संक्रिया की प्रतिलोम होती है। बिल्कुल ये बात सत्य है। कैसे, देखिए जब मैं 10 में 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 15, और देखिए जब 10 में -5 करूंगा तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए उल्टा हो रहा ना, घट रहा एक बढ़ रहा है, तो ये क्या है, प्रतिलोम है, ये बात सत्य है। अगला देखिए, -4 -4 बराबर 0, एक पूर्ण संख्या है, तो जीरो है, ये पूर्ण संख्या है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या वो कहां से स्टार्ट होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए 4 में से 4 गया तो जीरो आया, और जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य है। अगला देखिए, 7 -7 बराबर नहीं है जीरो के, तो देखिए 7 में 7 घटाएंगे तो जीरो आएगा ना, और ये बता रहा है नहीं होगा जीरो के बराबर, ये तो होगा जीरो के बराबर, तो ये बात क्या है, गलत है। अगला देखिए, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल ये बात सत्य है। देखिए जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या वो कहां से स्टार्ट होती हैं, जीरो से, जीरो से स्टार्ट होंगी, एक, दो, तीन, और अनंत तक चलेंगी। तो कोई सी भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, मैं मान लेता हूं 10 लेता हूं, एक लेता हूं 11, और दोनों गुणा कर रहा हूं, तो क्या है, 110, और 110 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, गलत बात। किसी पूर्ण संख्या, कोई से भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, और पूर्ण संख्या देखिए जीरो से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। मान लीजिए मैं 11 लूं और इसको जीरो से गुणा करूं तो क्या आएगा, जीरो। तो किसी भी पूर्ण संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो आता है, ये बात तो गलत थी, तो ये गलत हो गई है। आगे देखिए, किसी पूर्ण संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, बात बिल्कुल सत्य है। जैसे मैं लेता हूं 121 और इसको एक से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, 121 आएगा, यही संख्या आएगी। तो किसी भी पूर्ण संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, तो ये होता है आज के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास लेने में मजा भी आया होगा। ठीक है,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो वगैरह जरूर कर लेना है, क्योंकि डेली इसी प्रकार से मैथ चलती रहेगी, मैथ का डर दूर होता रहेगा और कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।